हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम क्लासेस। आज की इस वीडियो में आपके फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्पणी एवं परिभाषाएं बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं। आज की इस वीडियो में आपके बताएंगे 6 मार्च के लिए आपका फिजिक्स का पेपर है जिसमें प्रीवियस ईयर की परिभाषाओं को बताया जाएगा। यानी कि प्रीवियस ईयर की परिभाषा ही बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती हैं। आज की इस वीडियो में आपके लिए 70 से लगभग 70 नंबर में से 65 नंबर पक्के होने वाले हैं। अगर आपको कुछ याद नहीं है तब भी आप इस वीडियो को देख कर चले जाएंगे तो आपके 50 नंबर पक्के हो जाएंगे। यानी कि आपको अगर याद नहीं है और इस वीडियो को आप देखते रहेंगे तब भी कुछ ना कुछ आपको याद हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए महत्वपूर्ण टिप्पणी एवं न्यूमेरिकल भी बताए जाएंगे। न्यूमेरिकल का हल इस प्रकार हमने करा है, तो न्यूमेरिकल का हल भी दिया जाएगा आपके लिए। प्रीवियस ईयर के जो न्यूमेरिकल हैं उन सभी का हल आपके लिए इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चैनल पर बने रहिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो हमारा पहला क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध को चालक में क्या है, प्रतिरोध की परिभाषा को बच्चे याद करने जाते हैं। ये बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर से और 3 या 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। प्रतिरोध किसे कहते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और प्रतिरोध की परिभाषा अपनी तरह से बनाते रहते हैं। तो बोर्ड परीक्षा में बनाकर नहीं लिखना है, बल्कि इसको परिभाषा को सही तरीके से लिखना है। तो प्रतिरोध की परिभाषा क्या है? प्रतिरोध को चालक में धारा प्रवाह में गति के रूप में परिभाषित करते हैं। यानी कि गतिरोध के रूप में परिभाषित करते हैं। ये चालक पर लगाए विभव एवं उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात के तुल्य होता है। किसके अनुपात के तुल्य होता है? कि R बराबर B/I होता है। R हमारा प्रतिरोध है, B क्या है? वोल्टेज, और I हमारी धारा है। इसी प्रकार ये हमारा धारा घनत्व। धारा घनत्व किसे कहते हैं? तो धारा घनत्व है, इसे चालक की अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल में धारा से परिभाषित करते हैं। यानी कि धारा घनत्व हमें J से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है I/A। धारा घनत्व का फार्मूला जो होता है वो I/A होता है। इसी प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, या सेल का आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। इस प्रकार आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये आप चैनल पर बने रहिए। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सेल के वैद्युत अपघट द्वारा प्रवाह में उपस्थित प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि वैद्युत अपघटन द्वारा धारा प्रवाह में उपस्थित प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसी प्रकार हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा 2020 में, ये हमारा सांकेतांक है XX, और 2022 में पूछा गया है। तो चौथा क्वेश्चन क्या है? मीटर ब्रिज का सिद्धांत क्या है? ये मीटर ब्रिज का सिद्धांत आपका 2020 में पूछा गया है और 22 में पूछा गया है। तो मीटर ब्रिज का सिद्धांत क्या है? मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है, कार्य करता है। इसके अनुसार यदि 4 प्रतिरोध PQR तथा S, यानी कि 4 प्रतिरोध हमारे कौन से होंगे? PQR तथा S समांतर चतुर्भुज के रूप में जुड़कर इसके एक विकर्ण में बैटरी तथा दूसरे विकर्ण में धारामापी जोड़ने पर धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं बहती है, तो उक्त प्रतिरोधों के बीच निम्नलिखित संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है? P/Q बराबर होगा R/S के। ये मीटर ब्रिज जो है व्हीटस्टोन सेतु, यह व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर ही आधारित है। मीटर ब्रिज अलग है हमारा, लेकिन व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज के सिद्धांत पर ही आधारित है। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड परीक्षा 2020 में और 22 में पूछा गया है। इसी प्रकार हमारा पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या है? विभव मापी। विभव मापी किसे कहते हैं? तो विभव मापी क्या है? ये 2020 XW में पूछा गया है। सांकेतांक है हमारा XW। तो ये विभव मापी क्या है? यदि किसी एक समान प्रतिच्छेद चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए तो उस तार की किसी लंबाई पर होने वाला विभव पतन, यानी विभव पतन उस तार की लंबाई का अनुक्रमानुपाती होता है। तो विभव मापी क्या है? विभव पतन उस तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये बोर्ड परीक्षा 2020 में XW हमारा सांकेतांक है, उसमें पूछा गया है। ये बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर में पूछे जाते हैं। ये हमारी जो परिभाषाएं हैं वो 3 नंबर में पूछी जाती हैं। इसी प्रकार हमारा छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र से आपका क्या तात्पर्य है? इस पे एक आधारित क्वेश्चन हमारा पूछ लिया जाता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र से आपका क्या तात्पर्य है? यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या है? वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय वक्र रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ हो, यानी कि समदूरस्थ हो,
एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। समान दूरी पर हों और समांतर हों तो वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ये हमारी एक समान चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा हो गई। इसी प्रकार हमारा सातवां है, सातवां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर साल बोर्ड परीक्षा में किसी न किसी सेट में जरूर पूछा जाता है। एम्पियर की परिभाषा दीजिए। तो एम्पियर की परिभाषा क्या है? एक एम्पियर वह वैद्युत धारा होता है। सभी का मान क्या लेते हैं हम? एक में लेते हैं, यानी कि एक एम्पियर लेंगे और 1 मीटर लेंगे और 1 ही कूलाम लेते हैं। तो इसमें एम्पियर की परिभाषा को कैसे लिखेंगे? एक एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर स्थित दो सीधे एवं समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार के प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करता है। इसे एम्पियर की परिभाषा कहते हैं या एम्पियर कहते हैं, एक एम्पियर कहते हैं। ये बोर्ड परीक्षा में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी प्रकार हमारा 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन क्या है? एम्पियर का नियम क्या है? तो एम्पियर का हमारा नियम क्या है? स्पष्ट कीजिए। तो एम्पियर का नियम है, एम्पियर के परिपथीय नियम है। एम्पियर के नियम के बाद हम हेडिंग डालते हैं कि एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर ने अपने परिपथीय नियम दिया था, तो उसमें क्या कहा था? ये नियम स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम के समतुल्य है। यानी कि जो एम्पियर का परिपथीय नियम है, ये नियम वैद्युतिकी में गॉस के नियम के समतुल्य है। इसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण V का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकल सिग्मा इंटीग्रेशन VdL वक्र द्वारा घिरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित धारा I का μ0 गुना होता है। यानी कि वहाँ गॉस के प्रमेय क्या होता है? एप्सिलॉन गुना होता है और यहाँ पर μ0 गुना होता है। तो एम्पियर की परिभाषा क्या है? परिपथीय नियम क्या है? दोबारा पढ़ लीजिए। ये नियम स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम के समतुल्य है। इसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण B का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकल इंटीग्रेशन VdL वक्र द्वारा घिरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित धारा I का μ0 गुना होता है। ये इसका सूत्र क्या है? इंटीग्रेशन VdL बराबर μ0 I। क्या है? μ0 I। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसके द्वारा हमारा डेरिवेशन भी होता है और डेरिवेशन के अनुसार जो फार्मूला लेकर के आता है उससे हमारे न्यूमेरिकल बनते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इसी प्रकार हमारा 9वां क्वेश्चन है चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? ये 2 नंबर में पूछा जाता है। तो चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? इसे पदार्थ के अंदर चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल को पार करने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से परिभाषित करते हैं। यानी कि एकांक क्षेत्रफल को पार करने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से परिभाषित करते हैं। इसे चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसी प्रकार 10वां क्वेश्चन है हमारा चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा दीजिए। चुंबकीय यामोत्तर है जो हमारा, तो चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा क्या है? किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। किसको कहते हैं? ऊर्ध्वाधर तल को। किसको? ऊर्ध्वाधर तल को, ना कि क्षैतिज तल को। तो ऊर्ध्वाधर तल को क्या कहते हैं? चुंबकीय यामोत्तर कैसे हैं। इसी प्रकार हमारा 11वां क्वेश्चन है। तो 11वां क्वेश्चन क्या है? चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राह्यता को परिभाषित कीजिए। तो चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता को आपको परिभाषित करना है। ये बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में पूछी जाती है। तो चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता क्या है? धारा मापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में उत्पन्न विक्षेप धारा मापी की धारा सुग्राह्यता कहलाती है। यानी कि धारा सुग्राह्यता क्या है? उत्पन्न जो विक्षेप उत्पन्न होता है उसके द्वारा वही धारा सुग्राह्यता कहलाती है। इसी प्रकार हमारा 12वां क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। चुंबकीय फ्लक्स है, ये चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय फ्लक्स और वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा पूछी जाती है। तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझती हैं? तो चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा दीजिए। तो चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा क्या है? किसी सतह से अभिलंबवत गुजरने वाली वल रेखाओं की संख्या को उस सतह से संबंध चुंबकीय फ्लक्स फाई कहा जाता है। इसका जो फाई है, इसको हम चुंबकीय फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो उसमें
क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, दोबारा से देखिए। किसी सतह से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को, किसको, बल रेखाओं की संख्या को उस सतह से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर में पूछी जाती है। इसी प्रकार हमारा 13वां क्वेश्चन है, दिक्पात कोण क्या है, यह दिक्पात कोण किसे कहते हैं। तो दिक्पात कोण क्या है हमारा, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर व भौगोलिक यामोत्तर के बीच बनने वाले न्यून कोण को उस स्थान का दिक्पात कोण कहते हैं। यानी कि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बनने वाले न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम होगा, उस स्थान का दिक्पात कोण कहलाता है। तो वह स्थान क्या कहलाता है, दिक्पात कोण कहलाता है। इसी प्रकार 14 है हमारा अगला क्वेश्चन है 14, उसमें क्या है, नमन कोण या नति कोण। नमन कोण या नति कोण एक ही कोण होता है, उसको परिभाषित करना है। तो इसकी परिभाषा क्या है, किसी स्थान पर पृथ्वी की संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय यामोत्तर में स्थित क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे नमन कोण कहते हैं। इसमें क्या है, क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे नमन कोण कहते हैं। नमन कोण कैसे बनता है, क्षैतिज रेखा के साथ बनता है हमारा नमन कोण। क्षैतिज रेखा ऐसी रेखा होती है और ऊर्ध्वाधर हमारी खड़ी होती है। इसी प्रकार हमारा 15 क्वेश्चन है, अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं। ये प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से बताया गया है। अन्योन्य प्रेरण हमारा जो है ट्रांसफार्मर के आधार पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण किसके सिद्धांत पर अगर कार्य करता है तो वह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा बताना है आपको। तो अन्योन्य प्रेरण क्या है, जब दो निकटवर्ती कुंडलियों में से किसी भी कुंडली में धारा के परिवर्तन होने के कारण दूसरी कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत भागफल उत्पन्न हो जाता है, तो इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। यानी कि कोई निकटवर्ती 2 कुंडलियां रखी होंगी, तो उसमें एक में धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरे में वैद्युत भागफल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, यानी कि दूसरे में प्रेरण उत्पन्न हो जाना। इससे आप समझ सकते हैं अन्योन्य यानी कि दूसरे में प्रेरण उत्पन्न हो जाना या फिर वैद्युत भागफल उत्पन्न हो जाना, इसको वैद्युत भागफल की एक क्रिया है। तो इसकी अन्योन्य प्रेरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। इसी प्रकार है हमारा 16 क्या है, भववत धाराएं बनने के कारण क्या हैं, यह भववत धारा किसे कहते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो भववत धाराएं किसे कहते हैं, जब कोई धातु का टुकड़ा किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है अथवा किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है कि उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो, तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें भववत धाराएं कहते हैं। यानी कि लगातार परिवर्तित हो तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसे भववत धाराएं कहते हैं। इसी प्रकार हमारा 17 है। 17 में क्वेश्चन क्या है, प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से लिया गया है कि प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। जो हमारा चैप्टर है उसी की परिभाषा पूछ ली गई है। तो चैप्टर क्या है, प्रत्यावर्ती धारा। तो उसकी परिभाषा क्या है, वह वैद्युत धारा जिसका परिमाण समय के साथ बदलता है तथा जिसकी दिशा समय समय पर बदलती रहती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट कहलाता है, जिसकी दिशा और समय समय पर बदलती रहती है। इसी प्रकार हमारा 18वां क्वेश्चन है, वैद्युत अनुनाद से क्या तात्पर्य है। वैद्युत अनुनाद की स्थिति से क्या तात्पर्य है, तो ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो वैद्युत अनुनाद क्या है, जब किसी LCR परिपथ में लगाए गए प्रत्यावर्ती विभवांतर की एक विशेष आवृत्ति के लिए परिपथ का धरातीय प्रतिघात XC तथा प्रेरण प्रतिघात XL आपस में बराबर हो जाते हैं, तो ये स्थिति वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहलाती है। यानी कि धरातलीय प्रतिघात और प्रेरण प्रतिघात बराबर हो जाते हैं, तो ये अनुनाद की स्थिति होती है। तो ये स्थिति अनुनाद की स्थिति कहलाती है। यानी कि जो XC बराबर हो जाएगा XL के, तो इस स्थिति को हम अनुनाद की स्थिति कहते हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है हमारे, तो इन न्यूमेरिकल को पहले हमने हल कर लिया है, जिससे आपको सरल तरीके से बता सकें। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 2017
19, 22 तथा 23 में पूछा गया है। इसमें पहले टॉपिक हमें क्या लिखना है, इसके सबसे लिखने का तरीका क्या है। अगर कोई न्यूमेरिकल दिया है तो उसको पहले ध्यान से पढ़ेंगे कि हमारे न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया है। तो यहाँ हम लिखते हैं हल, उसके बाद लिखते हैं कि दिया है। तो हमारा न्यूमेरिकल एक लाइन का है, इसमें 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दिया है Q बराबर 1 और E बराबर हमारा मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और N हमें ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन हमें ज्ञात करना है। तो हमारा एक फार्मूला होता है Q बराबर N से, N ज्ञात करना है तो N को अलग रख लिया और N बराबर हो गया Q/E। तो इससे हम N ज्ञात करेंगे तो N बराबर क्या हो जाएगा 1/, यहाँ E का मान रख दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अगर हम इसको हल करते हैं तो हमारा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन का मान हो गया। 1 कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, ये इसको न्यूमेरिकल के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है। जो हमारे न्यूमेरिकल हैं वो सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये 2020 में, 22 और 23 में पूछा गया है। एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से, का मान है 10 गुणा 10⁻³ कूलाम मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पहले लिखेंगे हम दिया है, तो हमारा क्या क्या दिया है, लैम्डा बराबर 10 गुणा 10⁻³ और दूरी कितनी दी है 2 सेंटीमीटर, और इसको हम मीटर में बदलेंगे तो 2 गुणा 10⁻² हो जाएगी मीटर में। तो यहाँ हम सूत्र रखते हैं, ये हमारा सूत्र है 1/4πε0 2 λ/r। तो इसके अनुसार हमारा 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 इंटू 10⁻9 और यहाँ पर 2 गुणा 10⁻³ इंटू 10 और अपॉन में क्या है 2 इंटू 10⁻²। अगर इसकी पावर हम देखते हैं, एक पावर ये है 1, ये प्लस में है माइनस में, तो माइनस की 2 हो जाएगी, माइनस की 2 से और 2 से 2 कट जाएंगे और ये माइनस की 2 पावर हो गई 10⁻² और यहाँ पर 10⁻² से कट जाएगी। तो हमारा केवल 9 इंटू 10⁻9 बचेगा, यानी कि ई जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन प्रति कूलाम बचेगा। इसी प्रकार हमारा तीसरा न्यूमेरिकल है। तीसरा न्यूमेरिकल का है, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 गुणा 10⁻⁵ कूलाम आवेश ले जाने में कार्य की गणना कीजिए। हमको इसके कार्य की गणना करना है। ये 2020 में पूछा गया है। तो इसमें पहले लिखेंगे हम दिया है, क्या क्या दिया है, आप पहले न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़िए। तो बीच विभवांतर क्या है 60 वोल्ट और क्यू हमारा क्यू का मान कितना दिया है 3 गुणा 10⁻⁵ कूलाम आवेश। क्यू क्या है हमारा आवेश है। तो हमारा एक फार्मूला होता है W बराबर VQ। W बराबर VQ के अनुसार क्या करते हैं, इसमें रखते हैं मानों को रखते हैं। तो 60 वोल्ट का मान है, वोल्ट कितना है 60 और इसी प्रकार Q का मान कितना है 3 गुणा 10⁻⁵। 18 हो गए। तो इसको अगर हम हल करते हैं 1.8 इंटू 10⁻³ जूल बच गया, जूल हो गया, यानी कि जो हमने कार्य किया था उसमें 1.8 इंटू 10⁻³ जूल। इसी प्रकार हमारा चौथा है, चौथा न्यूमेरिकल क्या है, पृथ्वी की सतह के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 3 गुणा 10⁻⁷ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तथा नति कोण हमारा है 60 डिग्री है। इस स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ये 2016, 18, 20, 22 तथा 24 में पूछा गया है। तो हमारा क्या दिया है, दिया है क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक को H हॉरिजेंटल से प्रदर्शित करते हैं। तो क्षैतिज घटक का मान क्या दिया है 3 गुणा 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर और थीटा का मान है 60 डिग्री। हमें ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात करना है। तो ऊर्ध्वाधर घटक का फार्मूला क्या है V बराबर H tan थीटा। तो V बराबर हमारा क्या हो गया H का मान है, यानी कि हॉरिजेंटल घटक कितना है 3 गुणा 10⁻⁵ और tan थीटा का मान होता है √3। तो यहाँ पर 3√3 इंटू 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर हो गया। ये हमारे जो न्यूमेरिकल हैं ये बोर्ड परीक्षा में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसी प्रकार ये हमारा 5वां है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान
0.5 इंटू 10⁴ टेस्ला है। तो यहाँ टेस्ला यानी कि बी का मान दे दिया हमें, जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का मान दे दिया, तथा नमन कोण 45 डिग्री है। तो ऊर्ध्वाधर घटक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया है नमन कोण थीटा बराबर कितना है 45 डिग्री, और क्षैतिज घटक है हमारा h 0.5 इंटू 10⁴ टेस्ला। हमें बीई ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात करना है, इसमें डायरेक्टली दे दिया है ऊर्ध्वाधर घटक, ये 2019 में 22 तथा 24 में पूछा गया है। तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है हमारा tan थीटा बराबर वी यहाँ पर 22 नंबर वाली बी है अपॉन वी एच। तो यहाँ पर हमें बी ज्ञात करना है वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर ज्ञात करना है। तो tan थीटा बराबर tan थीटा इंटू वी एच। तो यहाँ पर बीई का मान क्या होगा tan थीटा का मान है 45 डिग्री और वी एच का मान है 0.5 इंटू 10⁻⁴। tan 45 का मान होता है 1। तो यहाँ पर हमारा 0.5 इंटू 10⁴ टेस्ला बचा। तो ऊर्ध्वाधर घटक कितना हो गया हमारा 0.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, ये बोर्ड परीक्षा में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इसी प्रकार हमारा छठा न्यूमेरिकल है, ये प्रत्यावर्ती चैप्टर से हमारा न्यूमेरिकल पूछा गया है, ये 3 नंबर में पूछा जाता है। ये जो हमारा न्यूमेरिकल है ये 3 नंबर में पूछा जाता है। तो न्यूमेरिकल क्या है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल 220 वोल्ट है, विभव का शिखर मान ज्ञात करना है, यानी कि B0 आपको ज्ञात करना है और वर्ग माध्य मूल BRMS कितना है 220 वोल्ट दिया है। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे हल, उसके बाद लिखते हैं दिया है BRMS 220 वोल्ट और BRMS B0 अपॉन √2 हमारा ये फार्मूला है, ये हमारा एक फार्मूला होता है, इसके अनुसार हम B0 को ज्ञात करते हैं। तो B0 बराबर कितना हो गया √2 BRMS, ये हमारी गुणा हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पर B0 बराबर कितना होगा √2 इंटू 220 वोल्ट। तो √2 का मान कितना होता है 1.414 और 220, इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो गुणा करते हैं तो 311.08 वोल्ट बचता है। तो इसका विभव मान कितना हो गया, विभव का शिखर मान कितना हो गया, यानी कि B0 हमारा शिखर मान कहलाता है 311.08 वोल्ट। और इसी प्रकार हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है 7वां। ये 7 न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 19, 20, 24 में पूछा गया है। तो किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शीर्ष मान यहाँ पर दे दिया हमें B0 यानी कि I0, यहाँ पर धारा है तो I0 का मान कितना है √2a। धारा का वर्ग माध्य मूल ज्ञात करना है, IRMS हमें ज्ञात करना है। तो धारा का शिखर मान दिया है I0 बराबर √2a और IRMS फार्मूला होता है हमारा, IRMS बराबर होता है I0 अपॉन √2। यहाँ पर अगर BRMS होता तो V0 अपॉन √2 हो जाता। तो IRMS बराबर हो गया √2 अपॉन √2 और a। तो यहाँ √2 से √2 कट गया और IRMS बराबर हो गया 1 एम्पियर, यानी कि IRMS बराबर हमारा कितना ज्ञात हुआ 1 एम्पियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और टिप्पणी बताई हैं, ये बोर्ड परीक्षा में हर साल किसी न किसी सेट में जरूर पूछ ली जाती हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बोर्ड परीक्षा से संबंधित आपकी डेली ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी।